जन्म से ही मेरी आत्मा पर 12 मुखौटों की छाप थी। जैसे ही मैं कोई मुखौटा पहनता, किसी देवता की शक्ति मेरे शरीर में उतर आती। एक समय ऐसा था कि दुनिया के वीर मेरा नाम सुनते ही डर जाते थे। अफसोस मेरी चिंगलोंग या न्युए दाओ आज तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी का सिर नहीं काट सकती। लेकिन यह हजारों वर्षों से न दिखाई देने वाला निषिद्ध अस्तित्व इस दुनिया के लोगों की नजर में केवल एक बेकार मुखौटा था। मैं संयोग से इस दुष्ट प्राणियों से भरी दुनिया में आ गया था और मुझे मोहमुख प्रणाली मिली थी, लेकिन वह लंबे समय तक सक्रिय नहीं हुई। इस समय कॉलेज के क्लब गतिविधि केंद्र में, सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत हैंडसम था, नाट्य क्लब के अध्यक्ष ने मुझे जानबूझकर परेशान किया। नए छात्रों के स्वागत समारोह में मुझे मंच पर भेजने के बजाय क्लब गतिविधि केंद्र में पीछे का काम सौंप दिया गया, जिससे मैं बहुत नाराज था। उन लोगों को मंच पर बड़ी तलवार घुमाते देखने से अच्छा क्यों न मैं खुद ही उसे चलाऊं। मैंने सामान के ढेर से लगभग 2 मीटर लंबी एक बड़ी मुड़ी हुई तलवार निकाली और उसे तेजी से कई बार घुमाया। भले ही वह केवल एक प्रॉप थी, लेकिन उसका वजन 10 किलो से भी ज्यादा था। इन वर्षों में मैंने कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ा। अगर खाने पीने की कमी न होती तो शायद मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी बन जाता। मैं अभी खुशी खुशी अभ्यास कर ही रहा था कि अचानक कोई हामफता हुआ मेरे सामने आकर रुक गया। जियांग मिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह भाई, तुम तो सच्चे दोस्त निकले। बाकी सब नाचती हुई सीनियर लड़कियों को देखने गए हैं और तुम मेरे साथ रहने आ गए। यह मेरा रूममेट जियांग मिंग था। मैंने सोचा वह मेरा साथ देने आया है, लेकिन अगले ही पल उसके पैर जवाब दे गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सु बुरा हो गया। ऑडिटोरियम में एक राक्षस घुस आया है। छात्रों और शिक्षकों को खा रहा है। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे पास देव प्रणाली थी, इसलिए मुझे पहले से अंदाजा था कि यह दुनिया मेरी पिछली दुनिया जैसी नहीं है। लेकिन 19 साल तक मुझे कभी कोई अजीब घटना नहीं मिली थी। आज पहली बार कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ। क्या इसका मतलब अब आखिरकार मेरी प्रणाली सक्रिय होने वाली है? जल्दी बताओ, ऑडिटोरियम में कैसा राक्षस है? जियांग मिंग भी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि राक्षस की बात सुनकर मैं इतना उत्साहित क्यों हो गया। कहीं मेरा रूममेट कोई अजीब इंसान तो नहीं? वह राक्षस शेर जैसा भी दिखता था और चीते जैसा भी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। मैं पहचान नहीं पाया कि वह आखिर क्या था। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। पुलिस को बुलाओ। ठीक है, तुम पहले पुलिस को फोन करो। मुझे अभी बाहर जाना होगा। मैंने अपना मोबाइल निकालकर अनलॉक किया और जियांग मिंग के हाथ में दे दिया। फिर बड़ी तलवार उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जियांग मिंग तुरंत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। भाई, बाहर क्या करने जा रहे हो? बाहर इतना खतरा है। और मैंने कभी नहीं सुना कि कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है। किस गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो? मैं लोगों को बचाने जा रहा हूँ। तुम यहीं छिपे रहना। जब तक पुलिस ना आ जाए बाहर मत निकलना। इतना कहकर मैं तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। मैं इतना उत्साहित इसलिए था क्योंकि उसके बताए उस शेर और चीते जैसे राक्षस का वर्णन मुझे अपने पुराने परिचित श्योंगबो की याद दिला रहा था। वह उन्हीं 12 पशु मुखौटों में से एक था जिसने मुझे इस दुनिया में आने पर मजबूर किया था। मैंने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा और आखिरकार तुम खुद बाहर निकल आए। आज मैं तुम्हें जरूर फिर से मुखौटा बनाकर रहूंगा। स्कूल के ऑडिटोरियम की ओर जाने वाले रास्ते पर हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन मैं हाथ में बड़ी तलवार लिए सबके उल्टी दिशा में दौड़ रहा था। मुझे देखकर सभी छात्र हैरान थे। यह क्या करने जा रहा है? क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं? एक बेहद खूबसूरत लड़की घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, स्टूडेंट, क्या तुम लोगों को बचाने आए हो? जल्दी मेरी मदद करो और इन घायलों को बाहर निकालो। मैंने उसकी ओर देखा, फिर उसके पीछे पड़े उन घायल लोगों पर नजर डाली जिनके किसी का हाथ तो किसी का पैर गायब था। यह देखकर मैंने अनुमान लगाया कि श्योंगबो अभी तक यहाँ से गया नहीं है। यह सोचकर मुझे राहत मिली। सीनियर, आप खुद कोई उपाय कीजिए। मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। इतना कहकर मैं उसकी विनती को नजरअंदाज करते हुए ऑडिटोरियम की ओर बढ़ गया। सीनियर, वह तो मरने जा रहा है। वह राक्षस अभी लोगों को खा रहा है। अगर उसका पेट भर गया तो वह हमें भी पकड़ लेगा। जल्दी चलिए। लियू रुयान मुझे रोकना चाहती थी,
लेकिन उसके आसपास कई घायल छात्र थे, इसलिए वह मेरा पीछा नहीं कर सकी। ऑडिटोरियम के भीतर तेज खून की बदबू फैली हुई थी। जमीन पर जगह जगह घसीटे गए खून के निशान दिखाई दे रहे थे। इस समय ज्यादातर छात्र पहले ही भाग चुके थे। पूरे विशाल ऑडिटोरियम में अब सिर्फ मेरे कदमों की आवाज और कहीं कहीं से आती धीमी मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। स्टूडेंट, मुझे बचाओ! अचानक अंधेरे से किसी की आवाज आई। मैंने उधर देखा। एक लड़का मंच के नीचे बने खाली हिस्से में छिपा हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक राक्षस किसी लाश को फाड़ फाड़ कर खा रहा था। उसका चेहरा बेहद भयानक था, आंखें गुस्से से फटी हुई थीं। वह सचमुच श्योंगबो था। मैंने एक नजर में उसे पहचान लिया। वह वही राक्षसी मुखौटा था जो मेरे घर के पुश्तैनी मंदिर से भाग गया था। अपना लक्ष्य मिलते ही मैंने राक्षस से किसी तरह की शराफत दिखाने का इरादा छोड़ दिया। क्या हुआ अगर वह एक छोटे ट्रक जितना बड़ा 4 पैरों वाला जानवर था? पिछली जिंदगी में तुम मेरे घर की दीवार पर टंगे मुखौटों में भी गिने जाने लायक नहीं थे, और इस जन्म में अपने मालिक के सामने दादागिरी कर रहे हो। आज तुम्हें मारकर फिर से मुखौटा बनाकर ही रहूंगा। उधर मंच के नीचे छिपा लड़का, जब उसने मुझे हाथ में बड़ी तलवार लिए और चेहरे पर भयंकर हत्या की नियत के साथ देखा, तो डर के मारे बार बार हाथ हिलाने लगा। अब वह नहीं चाहता था कि मैं उसे बचाऊं। उसे लग रहा था कि मैं राक्षस के साथ साथ उसे भी मार डालूंगा। श्योंगबो सिर झुकाकर लाश खा रहा था। उसी मौके का फायदा उठाकर वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग से बने शरीर के बल पर मैं जमीन से उछला और अपनी बड़ी तलवार पूरी ताकत से उसकी पीठ पर दे मारी। श्योंगबो दर्द से दहाड़ उठा। फिर उसने अपना पिछला पैर उठाकर पूरी ताकत से मुझे लात मारी। मैं पहले से तैयार था। मैंने आखिरी क्षण में शरीर को एक तरफ मोड़कर उस जानलेवा वार से बच लिया। अभी मैंने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक मेरे कानों के पास हवा चीरने की आवाज आई। उसकी पूंछ लोहे की चाबुक की तरह मेरी ओर झपट पड़ी। मजबूरी में मैंने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी एक वार में मेरी तलवार चकनाचूर हो गई। भयंकर झटके की ताकत मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैं किसी तरह उस ताकत का सहारा लेकर श्योंगबो से थोड़ी दूरी बनाने में सफल हुआ। उसी समय मेरे माथे से गर्म खून बहकर मेरी दाहिनी आंख में उतर गया और मेरी नजर धुंधली हो गई। श्योंगबो ने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई और मेरी पीठ के पीछे देखने लगा। मैंने मुड़कर देखा। मंच के नीचे छिपा वह लड़का हमारे लड़ने का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हरकत श्योंगबो की नजर से बच नहीं सकी। डर के मारे उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह वहीं कांपता हुआ खड़ा रह गया। भागो! खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वह लड़का जैसे होश में आया। मैं पूरे चेहरे पर खून लिए हाथ में टूटी हुई तलवार का आधा हिस्सा पकड़े उसके और श्योंगबो के बीच खड़ा था। भागो! मेरी दूसरी गर्जना सुनते ही वह पूरी तरह संभल गया। उसने कृतज्ञता भरी नजर से मेरी ओर देखा और घबराते हुए वहां से भाग गया। अब पूरे ऑडिटोरियम में केवल मैं और श्योंगबो बचे थे। हम दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। ऐसा लग रहा था कि अब मेरा अंत निश्चित है और मैं भी उसका भोजन बनने वाला हूं। लेकिन तभी मैं हंस पड़ा। इस जन्म में तो तू पिछली बार से भी ज्यादा बदसूरत हो गया है। मेरी चुनौती और ताने से श्योंगबो पूरी तरह क्रोधित हो गया। उसका विशाल शरीर छोटी गाड़ी की तरह मेरी ओर झपटा। उसने अपना खूनी जबड़ा खोल दिया और मुझे निगलने के लिए लपका। उसी क्षण मेरे दिमाग में एक मधुर आवाज गूंजी। जागरण की शर्त पूरी हो चुकी है। सिस्टम सक्रिय किया जा रहा है। लो आवाहन अनुष्ठान पूर्ण। निडरता और धर्मनिष्ठा से तुमने युन चांग को पुकारा है। युन चांग ने तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया है। होस्ट कृपया लो मुखौटा धारण करें। आखिरकार यह क्षण आ ही गया। धुंधले से एहसास में मुझे लगा जैसे मेरे पीछे एक विशाल आकृति खड़ी हो। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि वह गुआन युनचांग थे। उसी समय मेरे चेहरे पर एक परिचित लाल लो मुखौटा प्रकट हुआ। मैंने ऊंची आवाज में वह वाक्य कहा जो मेरी आत्मा में अंकित था। मेरी दृष्टि में तुम केवल मिट्टी के मुर्गे और कुत्तों के समान हो। उसी क्षण चिंगलोंग यान्युए दाओ की विशाल छाया मेरे हाथ में बची आधी प्रॉप तलवार पर आकर एक हो गई। पूरे ऑडिटोरियम में गूंजती हुई ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी। मेरे पीछे खड़ी गुआन यू की परछाई एक पल में मेरे शरीर में समा गई।
मैंने जमीन पर जोर से कदम रखा और बिजली की गति से शोंगबो के सामने पहुंच गया। उसकी लालटेन जैसी विशाल आंखों में ऐसा लगा मानो उसने सचमुच गुआन युनचान को देख लिया हो। उसकी आंखें भय से भर गईं। मैंने चिंगलोंग यान्युए दाओ को नीचे से ऊपर की ओर पूरी ताकत से घुमाया। धार उसके लोहे जैसी कठोर गर्दन से बिना किसी रुकावट के निकल गई। जब हम दोनों एक दूसरे को पार कर चुके थे, तब मैंने धीरे से तलवार वापस खींच ली। मुखौटे के नीचे मेरे चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल शोंगबो का विशाल शरीर बीच से दो हिस्सों में बंट गया। मैं तो सच में कमाल का हूं। मैं मन ही मन खुद की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तभी मेरे कानों में फिर से मुहमुख प्रणाली की आवाज गूंजी। होस्ट ने गुआनगोंग लो मुखौटे के साथ अनुनाद स्थापित कर लिया है। अब आप गुआनगोंग की कुछ शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। लो मुखौटा धारण करने पर चिंगलोंग यान्युए दाओ को बुलाया जा सकता है। बधाई हो, आपने दिव्य पशुओं में से एक शोंगबो का वध किया है। आपको शोंगबो लो मुखौटा प्राप्त हुआ है। मैंने अपने हाथ में मौजूद उस लो मुखौटे को देखते हुए बुदबुदाया। तो शोंगबो सचमुच फिर से लो मुखौटा बन सकता है। मेरे मन में अचानक एक विचार आया। अगर मैं उन 12 पशुलुओं मुखौटों को, जिन्होंने उस समय उपद्रव मचाया था, फिर से इकट्ठा कर लूं, तो क्या मैं अपनी पिछली दुनिया में वापस जा सकूंगा? लेकिन मैं ज्यादा देर तक खुश नहीं रह सका। दूर से अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। पूरी तरह हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों का एक दल ऑडिटोरियम में घुस आया। मैंने बिना एक पल गवाए अपने चेहरे से गुआनगोंग लो मुखौटा उतार लिया और शोंगबो लो मुखौटा के साथ उसे भी सिस्टम स्पेस में रख दिया। मंच पर खड़े व्यक्ति वहीं रुक जाओ। अपने हाथ में पकड़ा हथियार नीचे रखो। दोनों हाथ ऊपर करो। एक महिला पुलिस अधिकारी तेज कदमों से अंदर आई। उसके छोटे बाल थे और उसकी चाल बेहद फुर्तीली थी। उसकी तेज नजर पूरे ऑडिटोरियम पर घूमी और आखिर में मुझ पर आकर ठहर गई। मेरे हाथ में प्लास्टिक की बनी बड़ी तलवार थी। पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मैं बिल्कुल शांत खड़ा था। राक्षस कहाँ है? इंग होंगयुए ने ठंडे स्वर में अपने साथियों से पूछा। एक पुलिसकर्मी ने जवाब दिया। हमने पूरे ऑडिटोरियम की तलाशी ले ली है। यहां कोई राक्षस नहीं मिला। सिर्फ यही छात्र सबसे ज्यादा संदिग्ध है। मेरी ओर कुछ पल देखने के बाद इंग होंगयुए ने भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने आदेश दिया, इस जगह को तुरंत सील कर दो। आसपास के सभी छात्रों को हटाओ। यहां निगरानी के लिए लोगों को तैनात करो और इस छात्र को पहले थाने ले चलो। मैं भी बेवजह गोली नहीं खाना चाहता था, इसलिए चुपचाप हथकड़ी पहन ली। जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो रास्ते में खड़े अनगिनत छात्र मुझे सम्मान और हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। खासकर वह लड़का जिसे मैंने अभी अभी बचाया था। वह बार बार इंग होंगयुए से कह रहा था, ऑफिसर, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। इन्होंने मेरी जान बचाई है। आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। इस दुनिया में सचमुच राक्षस मौजूद हैं। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बाद में शहर के पश्चिमी सुरक्षा विभाग के एक पूछताछ कक्ष में इंग होंगयुए गंभीर चेहरे के साथ मेरे सामने बैठी और सीधे पूछा, क्या तुमने किसी असामान्य जीव के संपर्क में आए हो? क्या तुम एक सीमा भंजक हो? उसकी तेज निगाहें लगातार मेरी आंखों पर टिकी थीं, मानो वह मेरे चेहरे से कोई झूठ पकड़ लेना चाहती हो। मैं बाहर से शांत बना रहा, लेकिन भीतर तेजी से सोच रहा था। उसकी बातों से इतना तो साफ था कि सुरक्षा विभाग शोंगबो जैसे जीवों के अस्तित्व के बारे में जानता था। उसने सीमा भंजक का भी जिक्र किया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वे सीमा भंजकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुझे चुप देखकर इंग होंगयुए का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक झटके में मेरी कॉलर पकड़ ली। करीब 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबा होने के बावजूद उसने मुझे सीधे कुर्सी से उठा लिया। उसी समय एक युवक और एक युवती, दोनों साधारण कपड़ों में, पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। मेरी गर्दन पर से पकड़ तुरंत ढीली हो गई। अभी तक दबाव बना रही इंग होंगयुए ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। यह वही छात्र है। आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर इंतजार करती हूँ। इतना कहकर वह बिना कुछ और बोले कमरे से बाहर चली गई। युवती ने मेरी ओर हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते। गोपनीयता नियमों के अनुसार अब मैं जो भी कहूंगी
उसे आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएंगे। मैंने सिर हिलाया। मेरे मन में कई विचार दौड़ने लगे। लग रहा था कि इस दुनिया में सीमा भंजकों के लिए पहले से ही एक पूरी व्यवस्था मौजूद है, और मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेने का मतलब था कि इनके पीछे कोई विशेष संगठन काम कर रहा है। युवती ने अपने साथ खड़े युवक की ओर इशारा किया। युवक ने गला साफ किया और कहा, सबसे पहले हम आपकी क्षमता देखना चाहेंगे। गलत मत समझिए, हम सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह ही हैं या नहीं। इतना कहकर उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसकी हथेली पर नारंगी रंग की आग की एक लपट जल उठी। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी क्षमता थोड़ी अलग है। पता नहीं यह आपकी शर्तों पर खरी उतरती है या नहीं। उन्होंने मेरी हथकड़ी खोल दी। मैंने अपने मन में सिस्टम स्पेस से संपर्क किया। अगले ही पल एक लाल रंग का गुआनगोंग लो मुखौटा मेरे हाथ में प्रकट हो गया। वस्तु प्रकार की क्षमता। तो ऐसा है। अब समझ आया कि तुम अभी अभी सीमा भंजक बनने के बावजूद दैत्य का सामना कैसे कर पाए। यह कहते ही शे यांग की आंखों में निराशा साफ दिखाई देने लगी। उसका रवैया भी पहले जैसा उत्साहित नहीं रहा। यह देखकर बगल में खड़ी हुआंग शियाओलिंग ने हल्की सांस ली और मेरी ओर देखकर बोली, चलो औपचारिक परिचय फिर से देती हूँ। मेरा नाम हुआंग शियाओलिंग है और ये शे यांग हैं। हम दोनों 5वें विशेष व्यक्तियों के अनुसंधान संस्थान से हैं, जिसे संक्षेप में विशेष जांच संस्थान कहा जाता है। हम दोनों एस ग्रेड जांच अधिकारी हैं। तुम हमारे क्षेत्र में बाहरी उत्तेजना के कारण स्वाभाविक रूप से सीमाभंजक बने हो, इसलिए नियमों के अनुसार तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं। पहला, विशेष जांच संस्थान में शामिल होकर प्रशिक्षु जांच अधिकारी बनो। मासिक वेतन 25,000 युआन मिलेगा। 5 प्रकार के सामाजिक बीमा, भविष्य निधि और अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। दूसरा, निगरानी नियमों को स्वीकार करो। हर महीने 8,000 युआन जीवन भत्ता मिलेगा। तुम कोई और नौकरी कर सकते हो, लेकिन अपने पंजीकृत निवास स्थान से बाहर नहीं जा सकते। असल में इन दोनों विकल्पों में सोचने जैसी कोई बात नहीं थी। अगर मैं पहला विकल्प नहीं चुनता तो वह लगभग नजरबंदी जैसी जिंदगी होती। इसलिए मैंने बिना झिझक पहला विकल्प चुन लिया। शे यांग ने तिरस्कार भरी नजर से मेरी ओर देखा। इतनी जल्दी खुश मत हो। विशेष जांच संस्थान में शामिल होने के लिए तुम्हें पहले नए सदस्यों की परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हारी ताकत देखकर तो लगता है तुम्हें सीधे वापस भेज दिया जाएगा। हुआंग शियाओलिंग ने उसे घूरकर देखा, फिर मेरी ओर मुड़कर बोली, उसकी बातों का बुरा मत मानना। वस्तु प्रकार की जागृत क्षमता भी बुरी नहीं होती। जहां तक ऊपरी सीमा की बात है, उसकी चिंता केवल सबसे बड़े लोगों को करनी पड़ती है। मैंने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उन दोनों से बातचीत के दौरान मुझे यह भी पता चला कि इस दुनिया में जागृत क्षमताओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अतिमानव श्रेणी, मानसिक श्रेणी, प्राकृतिक श्रेणी, विशेष श्रेणी, वस्तु श्रेणी। पहली चारों श्रेणियों की शक्तियां अभ्यास के साथ लगातार बढ़ती रहती हैं, लेकिन वस्तु श्रेणी की शक्ति की सीमा पूरी तरह जागृत व्यक्ति पर निर्भर करती है। अब मुझे समझ आ गया कि मेरी क्षमता देखने के बाद शे यांग का रवैया अचानक क्यों बदल गया था। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता था कि मेरी शक्ति कोई साधारण वस्तु प्रकार की क्षमता नहीं थी। मेरे पीछे पूरा मुहमुख प्रणाली काम कर रहा था। उसी समय विशेष जांच संस्थान के प्रशिक्षण मैदान में नए सदस्यों की परीक्षा चल रही थी। पूरे शरीर पर चट्टानों जैसी परत चढ़ाए एक युवक एक बाघ जैसे दैत्य से लड़ रहा था। अचानक वह दैत्य उसकी ओर झपटा, लेकिन युवक ने बचने के बजाय अपना हाथ आगे कर दिया। दैत्य के तेज पंजे उसके हाथ पर पड़े, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आई। हाँ, छोटा सा दैत्य, बस इतनी ही ताकत है। मेरा बचाव भी नहीं तोड़ सकता। यह ले मेरा मुक्का। जोरदार हंसी के साथ उसने दैत्य के सिर पर एक मुक्का मारा। दैत्य दर्द से चीखता हुआ दूर जा गिरा। 2-3 बार जमीन पर लुढ़कने के बाद वह बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उस एक मुक्के ने युवक की सारी ताकत भी खत्म कर दी। वह वहीं खड़ा लड़ने की क्षमता खो बैठा। वांग वू, एक प्रथम स्तर के दैत्य को पराजित किया। मूल्यांकन प्रथम स्तर, क्षमता उत्कृष्ट, विशेष प्रशिक्षण के योग्य। वर्क यूनिफॉर्म पहने एक अधेड़ व्यक्ति हाथ में टैबलेट लेकर उसका परिणाम दर्ज कर रहा था। नीचे खड़े कई लोग तुरंत वांग वू के पास आ गए।
वाह भाई, अभी अभी जागृत होकर ही प्रथम स्तर का मूल्यांकन मिल गया। बहुत से लोग पहली परीक्षा में यह भी हासिल नहीं कर पाते। विशेष प्रशिक्षण, कमाल कर दिया। वांग वो कमर पर हाथ रखकर गर्व से मुस्कुराया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार नए सदस्यों में पहला स्थान उसी का होगा। उसी समय मैं और हुआंग शियाओलिंग भी परीक्षा स्थल पर पहुंच गए। वह मुझे परीक्षा के नियम समझा ही रही थी कि अचानक एक अधीर आवाज सुनाई दी। उधर वाले दो लोग, परीक्षा देनी है या नहीं? अगर नहीं देनी तो आज यहीं खत्म करते हैं। हुआंग शियाओलिंग जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, छिन प्रशिक्षक, ये नए प्रशिक्षु जांच अधिकारी हैं। इनकी क्षमता वस्तु प्रकार की है। यह सुनते ही उस मध्यवय व्यक्ति की रुचि तुरंत खत्म हो गई। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा, किस स्तर के दानव को चुनौती दोगे? बार बार लोगों की नजर में कम आका जाना मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अगर अब भी मैं चुप रहता तो इस मोहमुख प्रणाली का क्या मतलब था? मैंने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे सबसे ऊंचे स्तर का दानव चाहिए। प्रशिक्षक ने हल्की हंसी के साथ कहा, सबसे ऊंचा स्तर डी ग्रेड है। लेकिन सिर्फ डी ग्रेड दानव को हराने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद उससे जुड़ा मिशन भी पूरा करना होगा, तभी आधिकारिक रूप से डी ग्रेड मिलेगा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे ऐसे घमंडी नए लोग पहले भी बहुत मिल चुके थे, जागते ही खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझने वाले। हुआंग शियाओलिंग ने तुरंत मुझे समझाया, सुमिंग, हमें सिर्फ प्रथम स्तर के दानव को चुनौती देनी चाहिए। डी ग्रेड दानव तो अनुभवी जांच अधिकारी भी अकेले मुश्किल से संभाल पाते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं डी ग्रेड दानव से ही लड़ूंगा। मेरी बात सुनते ही पूरे मैदान में हलचल मच गई। हर कोई मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हूं। एक वस्तु प्रकार का जागृत व्यक्ति होकर डी ग्रेड को चुनौती देगा? पहले दिन ही आसमान छूने चला है। शायद किसी लड़की के सामने हीरो बनना चाहता है। चारों तरफ तानों और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं धीरे धीरे हथियार रखने वाले स्टैंड के पास गया। वहां बड़ी तलवार नहीं थी, इसलिए मैंने हाथ में एक साधारण चौड़ी धार वाली तलवार उठा ली। उधर यह खबर पूरे विशेष विभाग में फैल चुकी थी कि एक नया प्रशिक्षु सीधे डी ग्रेड दानव को चुनौती देने वाला है। देखते ही देखते मैदान के चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। उसी समय दूर एक ऊंची इमारत की छत पर दो लोग खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनमें से काले कोट और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, युनलांग, इस लड़के के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उसके बगल में खड़े सफेद बालों वाले वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, निदेशक वेई, अब तक वस्तु प्रकार के जागृत लोगों में सबसे शक्तिशाली यान शिसान की तलवार रही है। जब वह पहली बार जागा था तभी उसके पास प्रथम स्तर की चरम शक्ति थी। पहली परीक्षा में ही उसने अपनी सीमा से ऊपर के दानव को मार दिया था। लेकिन तलवार तो युद्ध का हथियार है। एक साधारण मुखौटा उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? उसकी आवाज में साफ अविश्वास था। निदेशक वेई मुस्कुराए, युनलांग, लोगों को पहचानने की तुम्हारी नजर अभी भी पहले जैसी ही है। ध्यान से देखो, यह लड़का शुरुआत से अब तक बिल्कुल शांत है। ऐसा आत्मविश्वास बिना किसी आधार के नहीं आता। हो सकता है यह हमें कोई बड़ा आश्चर्य दे। वृद्ध का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, मानो उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। उधर मैदान में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि विभाग के बड़े अधिकारी मुझे देख रहे हैं। मैंने हाथ में पकड़ी तलवार हल्के से घुमाई और सामने देखा। मेरे सामने जिस दानव को छोड़ा गया था वह उसी स्तर का सबसे मजबूत रक्षात्मक दानव था, छिंगगांग शिलाना। उसे देखते ही नीचे खड़ी बाई शियाओ शियाओ का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से चिल्लाई, सुमिंग, सावधान रहना, यह उसी स्तर का सबसे मजबूत रक्षात्मक दानव है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दे दिया। चुप रहो, किसने कहा तुम्हें उसे चेतावनी देने के लिए? उसे धक्का देने वाला वांग वू था। उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था। आज का सारा ध्यान उसी पर होना चाहिए था। लेकिन मेरे आने के बाद कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी आंखों में साफ जलन दिखाई दे रही थी। बाई शियाओ शियाओ को धक्का खाते हुए देखकर मेरे अंदर गुस्सा उठ गया। मैंने शरीर झुकाया और दोनों पैरों से जमीन पर जोर लगाया।
अगले ही पल मेरा शरीर तीर की तरह छिंगगांग शिलानाग की ओर दौड़ पड़ा। उसी क्षण मैंने मन ही मन प्रणाली को सक्रिय किया। एक गहरे लाल रंग का गुआन गोंग रोमुख मेरे चेहरे पर प्रकट हो गया। एक पल में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं युद्धभूमि का सेनापति बन गया हूं। मेरी गति अचानक 3 गुना बढ़ गई। इतनी तेज रफ्तार! क्या यह अतिमानव प्रकार का जागृत व्यक्ति है? नहीं, उसकी रफ्तार मुखौटा पहनने के बाद बढ़ी है। यह दृश्य देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग चौंक गए। यहां तक कि निदेशक वेई भी पहली बार गंभीर हो गए। छिंगगांग शिलानाग भी मेरी अचानक बढ़ी हुई गति से चौंक गया। उसकी पूंछ का वार मुझसे थोड़ा पीछे रह गया। मैंने आसानी से उसका हमला टाल दिया। मौका मिलते ही मैं सीधे उसकी ओर लपका। मेरे हाथ की तलवार अचानक आग की लपटों में घिर गई। मैंने पूरी ताकत से उसकी उल्टी शल्क पर वार किया। चमकदार तलवार की एक रेखा हवा को चीरती हुई निकली। आग लगते ही छिंगगांग शिलानाग के पूरे शरीर की शल्कें खुल गईं। वह दर्द से पागलों की तरह तड़पने लगा। बाई शियाओ शियाओ ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सुमिंग, छिंगगांग शिलानाग आग लगने पर अपनी शल्कें खोल देता है। यही उसकी सबसे कमजोर अवस्था होती है। इस समय मैदान में मौजूद सभी लोग हैरानी से मुझे देख रहे थे। एक वस्तु प्रकार का जागृत व्यक्ति आग का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कोई जागृत क्षमता नहीं थी। मैंने पहले ही तलवार पर मिट्टी का तेल लगा रखा था। मैं सिर्फ वार की ताकत बढ़ाना चाहता था। जहां तक मिट्टी के तेल की बात थी, अपने साथ थोड़ा सामान रखना कोई अपराध तो नहीं था। छिंगगांग शिलानाग अभी भी दर्द से तड़प रहा था। मैंने एक बार फिर कदम बढ़ाया। पलक झपकते ही मैं कई दर्जन मीटर की दूरी पार कर उसके सामने पहुंच गया। मेरे हाथ की तलवार घूमते हुए ऊपर उठी। उसका वार मानो आकाश में उड़ते हुए अजगर जैसा था। छन्न! एक ही वार में छिंगगांग शिलानाग का सिर धड़ से अलग हो गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर असंख्य प्रकाश कणों में बदलकर गायब हो गया। पूरा परीक्षा मैदान एकदम शांत हो गया। अगर जमीन पर तलवार के निशान न बचे होते तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी एक डिग्रेड दानव को एक नए जागृत व्यक्ति ने मार गिराया है। कुछ क्षण बाद प्रशिक्षक छिन रिक्सिन की आवाज गूंजी, सुमिंग, मूल्यांकन प्रथम स्तर, संभावना सामान्य, साधारण प्रशिक्षण। उसकी घोषणा सुनते ही पूरा मैदान हंगामे में बदल गया। बाई शियाओ शियाओ गुस्से से लाल हो गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और बोली, क्यों? सुमिंग ने डिग्रेड दानव को हराया है। उसने परीक्षा की शर्त पूरी कर दी। फिर उसे सिर्फ प्रथम स्तर क्यों दिया जा रहा है? छिन रिक्सिन ने मेरी टूटी हुई तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, ध्यान से देखो, उसकी तलवार टूट चुकी है। अभी का वार सिर्फ दानव की गर्दन काट पाया। हड्डी पूरी तरह नहीं टूटी थी। अगर यह असली लड़ाई होती तो दानव अभी भी पलटवार कर सकता था। और हथियार टूट जाने के बाद सुमिंग के पास उसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं बचता। इतना कहकर उसने मेरी ओर तिरस्कार से देखा। एक वस्तु प्रकार के जागृत व्यक्ति को साधारण प्रशिक्षण मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। उसी समय एक ठंडी चमक हवा को चीरती हुई निकली। ठाक! छिन रिक्सिन की उंगलियों में पकड़ी सिगरेट अचानक बीच से कटकर जमीन पर गिर गई। आधी टूटी हुई तलवार उसके पीछे की कंक्रीट की दीवार में धंसी हुई थी। तलवार का हत्था अभी भी कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी ओर देखा। प्रशिक्षक छिन, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप नीचे आकर मुझे थोड़ा मार्गदर्शन देने की हिम्मत रखते हैं? दूर खड़े निदेशक वेई यह दृश्य देखकर जोर से हंस पड़े। यही तो होना चाहिए। युवाओं में ऐसी ही हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने बगल में खड़े युन डिंगथेन के कंधे पर हाथ रखा। क्या यह तुम्हें 20 साल पहले की याद नहीं दिलाता, जब तुम भाला उठाकर युन परिवार के पूर्वजों के मंदिर में घुस गए थे? युन डिंगथेन ने ठंडी आवाज में कहा। यह अभी उससे बहुत दूर है। हालांकि उसकी आंखों में हल्की सी प्रशंसा भी झलक रही थी। उधर छिन रिक्सिन का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। एक वस्तु प्रकार का जागृत व्यक्ति, और वह भी मुझे चुनौती दे रहा है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली डिग्रेड ताकत क्या होती है। इतना कहकर वह एक छलांग में परीक्षा मैदान के बीच उतर गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, पूरा मैदान मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गया। यह दृश्य देखकर बाई शियाओ शियाओ का चेहरा पीला पड़ गया।
अब तो सचमुच मुसीबत हो गई। सुमिंग ने अभी तक कोई युद्धकला भी नहीं सीखी है। वह प्रशिक्षक का मुकाबला कैसे करेगा? उसी समय मेरे दोनों पैर अचानक लड़खड़ा गए। मैं लगभग गिर ही पड़ा। मुखौटे के नीचे से ठंडा पसीना लगातार बहने लगा। छिन रिक्सिन ने यह देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया। आखिरकार महसूस हो ही गया। वह मेरी ओर देखते हुए बोला, तुमने कभी युद्धकला की साधना नहीं की, फिर भी जागृत शक्ति का इस तरह लगातार इस्तेमाल कर रहे हो। चाहे तुम्हारी क्षमता वस्तु प्रकार की ही क्यों न हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे बिना सीमा के चला सकते हो। बच्चे के हाथ में बड़ी तलवार हो तो वह कुछ ही वार कर पाता है। उसकी बात सुनकर मुझे तुरंत समझ में आ गया। पहली बार श्योंगबो से लड़ते समय लड़ाई सिर्फ एक वार में खत्म हो गई थी, इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब जितनी देर मैं रोमुख पहने रहता था, उतना ही लगता था जैसे उसके अंदर से अनगिनत बारीक सुइयां मेरे चेहरे में धंस रही हों। वे लगातार मेरी शक्ति खींच रही थीं। मैं तो सोच रहा था कि इसी रोमुख के सहारे छिन रिक्सिन को सबक सिखाऊंगा, लेकिन अब लगता था कि मैंने जरूरत से ज्यादा दिखावा कर दिया। उसी समय मेरे मन के भीतर अचानक एक ठंडी और अजीब सी अनुभूति उठी। मैं अभी उसे समझ भी नहीं पाया था कि सामने खड़ा छिन रिक्सिन अचानक गायब हो गया। इतनी तेज, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी जागृत क्षमता तक इस्तेमाल नहीं की थी, फिर भी उसकी गति इतनी भयावह थी। अचानक मेरे पीछे उसकी आवाज गूंजी, क्या देख रहे हो बेकार आदमी? मैंने अभी अपनी जागृत शक्ति भी इस्तेमाल नहीं की है और तुम पहले ही घबरा गए। उसके साथ ही मेरे पीछे तेज हवा चलने की आवाज आई। मैंने बिना सोचे तुरंत आगे छलांग लगा दी। किसी तरह उसकी पहली चोट से बच गया। छिन रिक्सिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रतिक्रिया बुरी नहीं है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। मैं अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगले ही पल मैं हैरान रह गया। मैं फिर से उसी जगह खड़ा था जहां कुछ क्षण पहले था। धड़ाम, मेरे पेट पर एक जोरदार लात पड़ी। मेरा शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। मैं दर्द से कराहते हुए उठने ही वाला था कि अचानक मेरा शरीर फिर कांप उठा। अगले ही पल मैं दोबारा छिन रिक्सिन के सामने खड़ा था। इस बार उसके हाथ की पुलिस की लाठी पूरी ताकत से मेरे चेहरे की ओर आई। धड़ाम, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चेहरे पर ठंडक महसूस हुई। गुआन गोंग रोमुख पल भर में गायब हो गया। छिन रिक्सिन ने आसपास खड़े सभी परीक्षार्थियों की ओर देखकर कहा, सब लोग अच्छी तरह देख लो। अपनी जागृत शक्ति पर थोड़ा सा घमंड मत करना। वरिष्ठों को चुनौती देने का परिणाम यही होता है। वह लगातार मेरी लड़ाई का मजाक उड़ाता रहा, मानो ऐसा करके ही वह अपनी ताकत साबित करना चाहता हो। चारों ओर खड़े जांच अधिकारी चुप हो गए। कई लोग मुझे सहानुभूति भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जमीन पर पड़ा मेरा शरीर अजीब तरह से कांपने लगा था। मेरे मुंह से धीमी धीमी रहस्यमयी हंसी निकल रही थी। उसी समय मेरे मन के भीतर फिर वही ठंडी आवाज सुनाई दी, भैया, भैया, मेरी शक्ति चाहिए, मुझसे विनती करो, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तेरा मालिक हूं और तू मुझसे सौदा करने की हिम्मत कर रहा है। इतना कहते ही मेरी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। उसी समय छिन रिक्सिन ने भी मेरी असामान्य हालत देख ली, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसे लगा मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं। ढोंग करना बंद करो। इतना कहकर उसने फिर से अपनी शक्ति इकट्ठी की। उसके हथियार पर मानो काले धुएं की एक परत चढ़ गई। अगर इतना मार खाने का शौक है तो एक वार और सही। अगले ही पल मेरी देह फिर उसके सामने खिंच आई। उसका हथियार पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर गिरने ही वाला था कि अचानक पूरे मैदान में एक अजीब डरावनी हंसी गूंज उठी। छिन रिक्सिन का शरीर एकदम से जड़ हो गया। वह बिना सोचे तुरंत पीछे हट गया। कौन कौन हंस रहा है? उसकी आवाज में पहली बार डर साफ सुनाई दे रहा था। उसी समय मैं धीरे धीरे जमीन से उठकर सीधा खड़ा हो गया। मेरा सिर अनायास ही हल्के हल्के झूल रहा था। छिन रिक्सिन ने सावधानी से पुकारा, सुमिंग, लेकिन उसके जवाब में जो आवाज निकली वह मेरी बिल्कुल नहीं थी। मेरी शक्ति की कीमत तुम्हारे खून से चुकाई जाएगी।
अगले ही क्षण मेरे चेहरे पर एक भयानक मुखौटा उभर आया। नीला चेहरा, बाहर निकली हुई आंखें, नुकीले दांत, मानो किसी राक्षस का चेहरा हो। भ भूत, असामान्य घटना, विशेष विभाग में घुसपैठ हो गई। जल्दी सहायता बुलाओ। मैदान में मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक लंबा व्यक्ति अचानक भीड़ के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, घबराओ मत, तुम सब विशेष विभाग के जांच अधिकारी हो। आंखें खोलकर देखो, यह कोई भूत नहीं, सिर्फ एक मुखौटा है। सबने ऊपर देखा। वह निदेशक वेई थे। उन्हें देखते ही लोगों ने राहत की सांस ली। सभी ने सिर उठाकर आने वाले को देखा। पता चला कि वो प्रमुख हैं, तो सबने राहत की सांस ली। लगता है इस लड़के के पास एक से ज्यादा मुखौटे हैं। वो बदल भी सकता है, लेकिन मैदान में किन रिशन इतना आसान नहीं था। मेरे शरीर से निकलने वाला दबाव बढ़ता ही जा रहा था। उस डरावने भूत के चेहरे का आकार उसकी आंखों में और बड़ा होता जा रहा था। जानवरों की सहज प्रवृत्ति उसे पागलों की तरह चेतावनी दे रही थी। भागो। एक साफ चुटकी की आवाज के साथ मेरा दौड़ता हुआ शरीर एक पल में अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गया। किन रिशन की का क्षमता का नाम था क्षण प्रतिध्वनि। ये न सिर्फ दुश्मन की जगह को 3 सेकंड पहले वाली स्थिति में वापस ला सकती थी, बल्कि अपनी जगह को भी रिकॉर्ड कर सकती थी। जब तक जगह प्रतिध्वनि में रिकॉर्ड हो जाए, वो उस दिन किसी भी समय उस रिकॉर्ड की हुई जगह पर वापस जा सकता था। लेकिन अब किन रिशन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। अगर प्रशिक्षक की इज्जत बचाने की बात न होती तो वो शायद वहीं हार मान लेता। नहीं, इस हालत में ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जब तक ये मुझे छू नहीं पाएगा, मैं इसे थकाकर हरा दूंगा। किन रिशन को तुरंत लगा कि जीत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन आज की जीत मेरी है। जैसे ही वो दोबारा दाहिना हाथ उठाकर मेरी जगह को रिसेट करने वाला था, मेरी हल्की हंसी की आवाज अचानक उसके कान में गूंजी। आप क्या कह रहे हैं प्रशिक्षक? बुरा। किन रिशन को पता ही नहीं चला कि मैं उसके पास कैसे पहुंचा। उसने जल्दी से उंगली उठाकर मेरी जगह को वापस लाने की कोशिश की। नहीं खाऊंगा। मैं तुरंत हंसते हुए वापस अपनी शुरुआती जगह पर आ गया, जैसे कभी हिला ही न हो। अगर मेरे हाथ में एक कटा हुआ हाथ न होता। तुम पागल हो, ये सिर्फ एक परीक्षा है। किन रिशन की चीख से पूरा हॉल दहल गया। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि जागरण के पहले ही दिन एक नया व्यक्ति इतनी आसानी से प्रशिक्षक का हाथ उखाड़ देगा। युन दिंगतियान ने मैदान की बिगड़ती स्थिति देखी और धीरे से कदम आगे बढ़ाए। बुजुर्ग, पहले जल्दी मत कीजिए, बस एक हाथ ही तो टूटा है, फिर से जुड़ जाएगा। थोड़ी देर और देख लेते हैं। अच्छा नाटक है। प्रमुख का लहजा अब भी शांत था। मैं हल्के से मुस्कुराया। प्रशिक्षक, अब भी लगता है कि वस्तुश्रेणी वाले बेकार हैं? जवाब दो। मेरे मुंह से निकली अजीब हंसी से आसपास खड़े जांचकर्ताओं के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो पूरा पागल है। वांग वू ने इस बार सच में पेशाब कर दिया। अभी नीचे वही सबसे ज्यादा मेरी माँ को गाली दे रहा था। सुमिंग, मानता हूँ तुम में थोड़ी ताकत है, दिन अभी बाकी हैं, मेरा इंतजार करना। धमकी देकर किन रिशन पूरी तरह ढीला पड़ गया। आज वो हार गया था, पर उससे क्या, मैं उसे सच में मार तो नहीं सकता था। लेकिन तभी एक ठंडी आवाज फिर आई, अगर मैं, तो तुम सुमिन के जागने का इंतजार करो, फिर धमकी देना। तुम्हारा मांस खाया जाए तो स्वाद अच्छा होगा। एक पल में मेरा साया भूत की तरह झपटा। किन रिशन का चेहरा बदल गया। वो दिल से पछता रहा था कि पहले बाएं हाथ से अभ्यास क्यों नहीं किया। जैसे ही मेरा हाथ उसके शरीर को भेदने वाला था, अचानक मुझे पीठ में ठंडक लगी। अगले पल मेरा शरीर किन रिशन के सामने रुक गया। किन रिशन के माथे से पसीने की बूंद गिरी। युन दिंगतियान पता नहीं कब मेरे पीछे आ गया था। एक मोटी बाह मेरे गले को कसकर पकड़े हुए थी। बुजुर्ग, आप क्या काम करते हैं? मैंने तंज में पूछा। तुम बहुत पहले ही होश में आ गए थे, है ना? हाँ। युन दिंगतियान का चेहरा काला पड़ गया। मुझे नहीं पता, अभी अभी जागा। असल में नोमियान बाहर निकलने से एक पल पहले ही मैं होश में आ गया था। सोचा नहीं था पकड़ा जाऊंगा। लगता है इस बूढ़े की ताकत गहरी है। वैसे मेरा इरादा किन रिशन को मारने का नहीं था, बस डराना था। आखिर नीचे इतने बड़े लोग देख रहे थे। युन बूढ़े, मैंने कहा था ना ये लड़का ठीक है, फिर भी इतने घबरा रहे हो। तभी वेई प्रमुख हंसते हुए परीक्षा कक्ष में आए।
सोने के चश्मे के पीछे से वो दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। सुमिंग, मैं राजधानी विशेष एजेंसी के प्रमुख के तौर पर तुमसे माफी मांगता हूँ। विशेष एजेंसी को किसी भी जागृत क्षमता से भेदभाव नहीं करना चाहिए। किन रिशिन ने प्रशिक्षक का धर्म तोड़ा है, मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। वेई प्रमुख ने पहले अपना रुख साफ किया। मैं भी बिना वजह जिद करने वाला नहीं था। मौका देखकर एहसान जताते हुए चेहरे से यक्षानो मियान हटा लिया। तभी परिचित सिस्टम की आवाज कानों में आई। बधाई हो मेजबान, नए नो मियान से प्रतिध्वनि हुई। यक्षानो मियान प्राप्त हुआ। कौशल प्राप्त, दुष्ट विचार उन्माद, गति 3 गुना, अवधि कुछ सेकंड। मैंने नहीं सोचा था कि अनजाने में यक्षानो मियान जाग जाएगा। यक्षा को जल राक्षस भी कहते हैं, जिसे कभी ड्रैगन राजा ने अपने अधीन कर लिया था। तभी मेरे मन में एक दुस्साहसिक विचार आया। अगर पहले यक्षानो मियान पहनकर दुष्ट विचार उन्माद चलाऊं और उसकी अवधि के दौरान उसे बदलकर गुआन गोंग नो मियान कर दूं, तो क्या 3 गुना गति से उड़ता ड्रैगन आकाश में चला पाऊंगा? मैं तो जीनियस हूँ नेताजी, आप बहुत बढ़ा रहे हैं। मैं और किन प्रशिक्षक बस मजाक कर रहे थे, हैं ना प्रशिक्षक? मैंने किन रिशिन का कटा हाथ पकड़कर उसे घूरा। तो अब मेरे परीक्षा के अंक कैसे लगेंगे? सुमिंग समतुल्य डी स्तर, क्षमता उत्कृष्ट, विशेष प्रशिक्षण। किन रिशिन को दांत पीसकर कहना पड़ा। एक पल में सभी जांचकर्ता चौंक गए। कितने समय से कोई नया पहली परीक्षा में डी स्तर नहीं लाया। राक्षस। एक और प्रतिभा। जांचकर्ताओं का चौंकना जायज था। विशेष एजेंसी में क्षमता की रेटिंग सिर्फ 4 है। कमजोर, औसत, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। जिसे श्रेष्ठ मिले उसका भविष्य में कम से कम 20 स्तर पक्का होता है। इसके बाद विशेष एजेंसी के खजाने में वेई प्रमुख ने मुझे युद्धकला की रैंक और विधियां बताईं। कहा जाता है आज की इमारत की युद्धकला रैंक और बुनियादी विधियां सब जियान वांग नाम के व्यक्ति ने बनाई। युद्धकला 9 खंडों में बंटी है। रैंक और जागृति स्तर अलग हैं। आमतौर पर जिसका युद्धकला स्तर ऊंचा होता है उसका जागृति स्तर भी कम नहीं होता। तभी वेई प्रमुख रहस्यमय तरीके से शेल्फ से एक पीली पांडुलिपि लाए। सुमिंग, ये प्राचीन ध्यानचित्र है जिसका कोई स्रोत नहीं। शुरुआती युद्धकला सब ध्यान से निकली हैं। चित्र खुलते ही मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। चित्र पर 3 आंखों, 4 चेहरों और 8 भुजाओं वाला देवता खड़ा था। दोऊ युआनजुन, क्या तुम इस चित्र वाले को पहचानते हो? वेई प्रमुख ने मेरी असामान्यता भांप ली। मैं हिचका। इस दुनिया में क्या दोऊ युआनजुन की कथा भी नहीं है? ये लोग गुआन एरिये को भी नहीं जानते तो शायद इन्हें भी नहीं जानते होंगे। इन सालों में हमने पूरे देश की ताकत लगाकर अनगिनत ग्रंथ छाने, इस चित्र के देवता की कोई जानकारी नहीं मिली। देखा कि वेई प्रमुख ने सवाल नहीं किया तो मैंने राहत की सांस ली। अच्छा, ये चित्र अभी तुम्हें उधार देता हूँ। ये श्रेष्ठ स्तर के नए लोगों का लाभ है। आमतौर पर खुद से ध्यान करके निकली विधि अपने लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। फिर वेई प्रमुख ने चित्र मुझे दिया। बेशक मुफ्त नहीं है। 1 महीने बाद विशेष एजेंसी की आंतरिक बैठक है। तुम जाकर उन लोगों को दिखाना कि वस्तु श्रेणी की क्षमता कितनी ताकतवर हो सकती है। वेई प्रमुख की साफ बात सुनकर मैं हंस पड़ा। फिर उन्होंने इशारा किया और एक गुलाबी बालों वाली लड़की आई। हैरानी, वो बाई शाओ थी। आगे से वो तुम्हारी विशेष सहायक होगी। काम लेना, प्रक्रिया करवाना सब उसी से, और साथ रहने वाली भी। ओह, वेई प्रमुख की अर्थपूर्ण मुस्कान पर मैं सिर्फ अजीब तरह से मुस्कुराया। उसी रात छात्रावास में मैं दीवार पर लटके चित्र के सामने झुका। 1000 चेहरे बदलने की विधि, 3 सिर 6 भुजाओं की शक्ति। शिष्य प्रणाम करता है। हे दिव्य! एक पल में सुनहरा प्रकाश मुझ पर पड़ा। मेरे चारों ओर 3 सिर 6 भुजाओं और 12 चेहरों का आभास उभरा। मैंने नहीं सोचा था कि सच में दोऊ युआनजुन के ध्यानचित्र से 1000 परिवर्तन निराकार महाविधि नाम की विधि समझ आ जाएगी। खेती सीधे यिन्युआन दर्पण तोड़ गई। अब जाकर मैं सच में युद्धकला के मार्ग पर चला। अगले दिन मैंने बाई शाओ से डी स्तर का काम लेने को कहा। अब मेरी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी। अगर किन रिशिन डी स्तर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे नहीं पता था कि किन रिशिन डी स्तर जांचकर्ताओं में कमजोर होने के कारण ही प्रशिक्षक बना था। मैंने प्लेटफॉर्म पर राजधानी विश्वविद्यालय के छात्रों के लापता होने की जांच नाम का डी स्तर काम देखा। सुमिंग, हमें लेना चाहिए। राजधानी विश्वविद्यालय सुनते ही मैं बिस्तर से उठ बैठा। वही मेरा कॉलेज था। स्क्रीन पर लिखा था 12 दिसंबर, राजधानी विश्वविद्यालय की एक सोसाइटी के 4 छात्र गायब। क्या ये स्कूल की गलती है या मानवता का पतन? मैंने कहा, यही काम लेते हैं, कॉलेज भी देख लूंगा। उसी समय विश्वविद्यालय के लड़कों के छात्रावास के नीचे एक लड़की पुलिस से भिड़ रही थी।
मिस जियांग मिंग अभी महत्वपूर्ण गवाह है, अभी किसी से नहीं मिल सकता। पुलिस वाले ने समझाया, ये मेरा पहचान पत्र है, अपने अधिकारी से पुष्टि कर लो, मैं सहयोग मांग रही हूँ, अनुमति नहीं। लड़की का दबंग रवैया देखकर दोनों पुलिस वालों का चेहरा उतर गया। तो आप हमारे अधिकारी से संपर्क करिए, आदेश आ जाए तो अंदर जाने देंगे। दोनों दरवाजे पर खड़े हो गए और लिन क्यूरान को नजरअंदाज करने लगे। ये सुनकर लिन क्यूरान भड़क गई, उसकी उंगली पर तेज शक्ति जमा हो गई। जाने दोगे या नहीं? क्या धमका रही हो? दोनों ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली। ठीक उसी समय मैं अचानक लिन क्यूरान के पीछे आ गया। उसने वार किया पर मैंने बचा लिया। अरे अरे, असल में मैंने पता किया था कि ये दोनों पश्चिम शहर थाने से हैं, इसलिए मैंने पहले ही यिन होंगयुए से बात कर ली थी। कप्तान का आदेश सुनते ही दोनों ने बंदूकें रख दी और रास्ता दिया। जल्दी आइए, आपका काम तय है पहले। और ये महिला भी मेरी सहकर्मी है, इसे भी जाने दीजिए। मैंने लिन क्यूरान की ओर इशारा किया। लिन क्यूरान हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं मदद करूंगा। छात्रावास में जियांग मिन मुझे देखते ही रो पड़ा। सू भाई, बुरा हुआ, झांग और शूजी सान गायब हैं, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम उसे जानते हो? ये जागरण से पहले का साथी है, नाम जियांग मिंग है। फिर जियांग मिंग ने बताया, हाल ही में स्कूल में राजधानी विश्वविद्यालय सिंगल सहायता समूह बना। एडमिन ने कहा सब मास्क पहने, असली पहचान न बताएं। निर्देश मानकर तय जगह जाए तो अलग अनुभव मिलेगा, सब मुफ्त है। झांग मिंग और शूजी सान लालच में गए। उसके बाद जो भी गया सब गायब हो गए। रोना बंद करो, अभी सरगना को पकड़ना जरूरी है। मैंने जानबूझकर लिन क्यूरान को सुनाकर कहा, तुम कम ताना मारो, एक प्रशिक्षु होकर मुझे सिखा रही हो। लिन क्यूरान ने आंखें घुमाई, पर जब उसने कंप्यूटर में घिनौनी चैट देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। सुमिन, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनाम पूरा तुम्हें मिल जाए। मैं मुस्कुराया और मना नहीं किया। साथ में डीस्टर का मददगार हो तो काम आसान। फिर हमने ग्रुप चैट से रात के कार्यक्रम में घुसपैठ की। रात को मैं और लिन क्यूरान मास्क पहनकर कार्यक्रम के दरवाजे पर पहुंचे। सुमिंग, हम सीधे अंदर हमला क्यों नहीं करते? जगह पता है फिर भी देर क्यों? मैंने धीमी आवाज में कहा, पहले सरगना का मकसद पता करना है, ये सबूत हैं। पर वो बस हूँ बोली, उसे सच से ज्यादा पाप खत्म करना था। दरवाजा खुलते ही अंदर रोशनी थी। खुले कपड़ों वाली बनी गर्ल्स मेहमानों की सेवा कर रही थीं। मैंने नहीं सोचा था इस छोटे बंगले में इतना बड़ा इंतजाम होगा। लिन क्यूरान ने मास्क के नीचे से मुझे देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य था। दोनों के पास निमंत्रण है। खरगोश का मास्क वाली महिला आई। मैंने मोबाइल पर निमंत्रण दिखाया। ठीक है, पुष्टि हो गई, अंदर आइए, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। महिला पलट गई, उसे शक नहीं था। तभी बत्तियां बुझ गईं। सफेद रोशनी मंच पर पड़ी। मेरी दावत में स्वागत है, मैं ही ग्रुप एडमिन हूँ, मुझे जाओ गोंगजी कहो। जाओ गोंगजी? क्या वो राजधानी के सबसे अमीर परिवार का है? मैंने सोचा, लगता है सब इंतजार नहीं कर पा रहे, भूमिका नहीं बांधेंगे, आज बड़ा माल है। पता है, इस साल की कॉलेज ब्यूटी रैंकिंग आ गई। हाँ, जाओ शुआई रोशनी में हंसा। नीचे मर्द बेचैन हो गए। तभी नशे वाली खुशबू फैली, मेरी गर्दन लाल, जीभ में खुजली हुई, कान में गुआन गोंग की आवाज आई, शराब और रंग, एक रास्ता, दो कुल्हाड़ियां सूखे पेड़ को काटती हैं। बाल बाल बचा, ये गंध गड़बड़ है। मैं होश में आया। लिन क्यूरान लाल चेहरे से मेरे ऊपर गिरी थी। अरे मेरी इज्जत मत लूटो। नशा इतना तेज था कि डीस्तर की लिन क्यूरान भी नहीं झेल पाई। सुमिंग, उसे एक थप्पड़ मार। कान में बाई शाओ शाओ की आवाज आई। वो दूर से निगरानी कर रही थी। मजाक कर रही हो? उसकी अजीब योजना पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लिन क्यूरान की शक्ति है तेजस्वी बल, धातु से गहरी गूंज है, किसी धातु से उसे चुभाओ। सुपर कंप्यूटर के अनुसार उसे जगाने की सफलता 9.7% से ज्यादा है। बाई शाओ शाओ ने आंकड़ा दे दिया। मैंने तुरंत मेज से चाकू उठाकर लिन क्यूरान की बाह में मारा। चाकू टूट गया। सुमिंग, चाकू बहुत जोर से मारा। गुस्से भरी आवाज आई, सीनियर, ये कंप्यूटर का तरीका था, मेरा कसूर नहीं। मैं सफाई दे रहा था कि हॉल में हंगामा हुआ। ब्यूटी आ गई पहले में, मर्द धक्का मुक्की करने लगे। मैं झांका तो उल्टी आने लगी। ये ब्यूटी नहीं थी, इंसान के चेहरे वाला राक्षस था। नाम मेई, परिपक्व मेई सी स्तर की होती है। लगता है ये पूरी तरह परिपक्व होने वाला है। अभी हम नहीं लड़ सकते, जल्दी भागो। बाई शाओ शाओ चिल्लाई, पर जवाब देने से पहले जाओ शुआई ने हमें घूरा। मैं कब से देख रहा था तुम दोनों गड़बड़ हो। सब हिल रहे हैं, बस तुम दो नहीं हिल रहे। हमने तुरंत मास्क फाड़े। जाओ शुआई ने इशारा किया। अंदर से काले कपड़ों वाले अंगरक्षक आए।
सब एक स्तर से ऊपर के योद्धा थे। जाओ परिवार का रुतबा दिख रहा था। जाओ शुआई बोला, दोनों जांच करता हूँ, हमारे साथ आ जाओ। विशेष एजेंसी कितना देती है? मैं 3 गुना दूंगा। उस टूटी जगह में क्या रखा है? पर लिन क्यूरान ने बात नहीं की। उसने हाथ पलटा और धातु की आवाज से धमाका हुआ। संदिग्ध जाओ शुआई, तुमने नियम 9 तोड़ा, अब गिरफ्तार किया जाता है। विरोध किया तो दुष्ट मानकर मार दिया जाएगा। ये सुनकर जाओ शुआई पागलों की तरह हंसा। तुम लोग मुझे गिरफ्तार करोगे? विशेष एजेंसी क्या है? एक फोन करूं तो तुम्हारा प्रमुख माफी मांगेगा। बात खत्म होते ही लिन क्यूरान ने उंगली हिलाई। जाओ शुआई का गिलास टूट गया। वो गुस्से से चिल्लाया, सब हमला करो। अगले पल लिन क्यूरान की आंखों से शक्ति की बारिश निकली और अंगरक्षकों पर गिरी। हर अंगरक्षक की छाती पर तलवार का निशान था। मैंने सोचा, आजकल की लड़कियां इतनी हिंसक क्यों हैं? तभी एक अंगरक्षक मुझ पर झपटा। मेरे चेहरे पर नीला यक्षानो मियान आया। मैं नरक से आया भूत बन गया। कत्ल का समय वो समझे उससे पहले मैं उसके सामने पहुंचा और लात से छाती भेद दी। ये देखकर लिन क्यूरान चौंक गई। उसे लगा उसका खून ज्यादा है, पर मैं उससे भी ज्यादा था। जब हम अंगरक्षकों को मार रहे थे, जाओ शुआई को लगा मामला खराब है। वो कांपते हुए फोन मिला रहा था। ये कमीने अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें दुष्ट चाहिए था पर भरोसा नहीं। उसके पूरा होने से पहले ही मैं तेज गति से जाओ शुआई के पास पहुंच गया। पीछे उसका पाला हुआ राक्षस लोगों की ऊर्जा चूस रहा था। मैंने गला पकड़ना चाहा, वो झुका और बचा। फिर मैंने पेट चीर दिया। मैं भूतिया मुखौटा पहनकर जाओ शुआई को घूर रहा था। जाओ गोंगजी, अब क्यों नहीं भागते? मेरी हंसी सुनकर बाकी अंगरक्षक चिल्लाए, भूत! ये आदमी भूत है, भागो! भागकर भी क्या होगा, भागे तो और मरेंगे। जाओ शुआई का चेहरा उतर गया। उसने कहा, भाई पैसे के लिए जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? जो मांगो दूंगा। मैं फिर भी आगे बढ़ा तो वो चिल्लाया, शराब नहीं पियोगे तो सजा पियोगे। मो बुजुर्ग नहीं आए तो मर जाऊंगा। उसकी आवाज सुनकर मुझे बुरा लगा। मैं लिन क्यूरान को चेताने वाला था कि एक काली परछाई उसके ऊपर झपटी, सावधान। पर देर हो चुकी थी। धम्म की आवाज के साथ लिन क्यूरान का हाथ लटक गया। उसने कई बार किए पर काली परछाई ने सब रोक दिए। मैंने तुरंत जाओ शुआई का गला दबाया, रुको वरना गर्दन तोड़ दूंगा। ये काम कर गया। परछाई रुक गई और मुझे घूरने लगी। मैंने उसे देखा, उम्रदराज पर शरीर मजबूत। सुमिंग सावधान, इसकी युद्धकला ऊंची है। लिन क्यूरान ने बताया। बाई शाओ शाओ ने कहा, वो पहले हुन्युआन बिजली मुट्ठी संप्रदाय का मुखिया। 10 साल पहले गायब। आखिरी दर्ज स्तर। मैं हंसा। अब भागना आसान नहीं। कैदी बदलो, हमें जाने दो वरना ये भी मरेगा। मैंने कहा, पर वो शांत रहा। छोड़ो तो वो जिएगा, तुम मरोगे। नहीं छोड़ोगे तो सब मरेंगे। मेरी धमकी बेअसर थी। उसने लिन क्यूरान के बाल पकड़ लिए। लिन क्यूरान चुप रही। मेरे हाथ कांपने लगे। लगा अब अंत है। मैंने सोचा कैदी छोड़ दूं। लिन क्यूरान ने धीरे से कहा, मरने से पहले आकाशगंगा देख लूं। उसी पल मैंने जाओ शुआई को ढाल बनाकर लात मारी और उसे मोवू की तरफ फेंक दिया। वो खून उगलता हुआ उड़ा। मोवू तुरंत उसे बचाने गया, पर मैंने भागने के बजाय सीने पर हाथ मारा और यक्षानो मियान का कौशल दुष्ट विचार उन्माद सक्रिय कर दिया।